बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बीए प्रथम वर्ष के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी देश का संविधान व राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की आस्थाओं, विश्वासों एवं शाश्वत मूल्य एवं सिद्धांतों पर आधारित होती है। भारत के संविधान निर्माता भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की जटिल ऐतिहासिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया था। सभी देशों की ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग होती है। इसलिए सभी देशों का संविधान भी मोटी मोटी विशेषताओं को समान रूप से होने के बावजूद भी मौलिक स्वरूप में सभी देशों का संविधान अलग अलग होता है। हमारे संविधान की भी कुछ अपनी मौलिक विशेषताएं हैं जिनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में विश्व के अन्य संविधानों के श्रेष्ठतम गुणों को शामिल करते हुए भारतीय परिस्थितियों एवं यहाँ की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसमें समयानुकूल परिवर्तन किए जाने का मार्ग रखा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक मौलिक संविधान के रूप में हमारे सामने आता है। हमारे संविधान को निर्मित करने में हमारे देश के संविधान निर्माताओं का एक बहुत लंबा और कठिन संघर्ष रहा है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को लिखित कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार किया है। इसको लिखने में, इसको तैयार करने में संविधान निर्माताओं को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान के मूल वैचारिक आधार का स्पष्ट अंकन भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना की मूल रूप हमें संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव ही कमोबेश आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में हमारे सम्मुख आता है। भारत के संविधान की अगर विशेषताओं को अपन अध्ययन करें तो सबसे पहले हम यह कह सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया है। अर्थात भारत का संविधान प्रभु सत्ता पर आधारित संविधान है। यह भारतीय जनता द्वारा एक निर्मित संविधान है, क्योंकि संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव भारत की जनता के द्वारा किया गया था। इसलिए इस संविधान के निर्माण करने का श्रेय ही भारत की जनता को जाता है। संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। हमारे देश का संविधान की दूसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि संविधान बहुत व्यापक और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान बहुत व्यापकता एवं विस्तृतता लिए हुए है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब बढ़कर भारत के संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हो गई है। इसके विस्तृत होने के पीछे कुछ कमोबेश कारण हैं। सबसे पहला है संघात्मकता। भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करने के साथ ही संविधान निर्माताओं ने संघ और राज्यों के बीच में संबंधों का संविधान में बहुत व्यापकता के साथ वर्णन कर दिया गया है। व्यापकता के पीछे वर्णन करने का मकसद यह था कि कालांतर के अंदर संघ और राज्यों के बीच में अनावश्यक विवादों को टाला जा सके। भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है तथा किन परिस्थितियों में उन पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसका भी स्पष्ट वर्णन संविधान में किया गया है। प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ में उन प्रतिबंधों का और उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है जिन परिस्थितियों के अंदर
उन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंधों का मौलिक अधिकारों के साथ में ही वर्णन किए जाने के कारण हमारा संविधान बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत हो गया है। संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के अंदर केवल सैद्धांतिक संविधान का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए अल्पसंख्यकों के लिए, एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीयों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण, उनको चुनाव के अंदर आरक्षण या अन्य उनके हितापूर्ति के लिए जो भी संवैधानिक संरक्षण है, उनको व्यवहार के आधार पर छोड़ने के बजाय या परंपराओं पर छोड़ने के बजाय उन्होंने इन्हें संविधान में लिखित स्वरूप में देना ही उचित समझा। भारत के अंदर लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ था। उदयमान प्रजातंत्र के सम्मुख आने वाले भविष्य में कई संकट की घड़ियां भी आ सकती है। उन संकट से उत्पन्न होने वाली विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए संविधान के 18वें भाग में संकटकालीन प्रावधानों से संबंधित 9 अनुच्छेदों को स्थान भी दिया गया है। अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक संकटकालीन उपबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यों में लगने वाले आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माता छोटी से छोटी चीज को भी अनिश्चित भविष्य के गर्भ में छोड़ने के बजाय उन्हें संविधान में लिख देना उचित समझते थे, ताकि आवश्यक विवादों को टाला जा सके। यथा नागरिकता से संबंधित, राष्ट्रीय भाषा से संबंधित, क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित, चुनाव, सेवाएं, भारतीय क्षेत्र में व्यापार आदि से संबंधित सभी व्यवस्थाएं संविधान के अंदर लिख दी गई है। इन सभी कारणों से हमारे देश का संविधान बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। तीसरी विशेषता जो भारत के संविधान की है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना। भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। इसमें संघ और राज्यों के बीच में संबंधों का वर्णन किया गया है। संघ और राज्यों के बीच में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में विषयों का स्पष्टतः बंटवारा कर दिया गया है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है और कुछ विशेष परिस्थितियों में इस विषय सूची पर संघ सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर में उन विषयों को रखा गया है जिन पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है, लेकिन विरोध या मतभेद होने की स्थिति के अंदर संघ का कानून ही मान्य होता है या संघ का कानून को विधि मान्यता रहती है। और इन सूचियों के अंदर जो विषय नहीं आए हैं उनको अवशिष्ट सूची में शामिल किया गया है और अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। संघ शासन व्यवस्था के अंदर राज्यों और केंद्र के बीच में समय समय पर विभिन्न विवाद उत्पन्न होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। न केवल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। भारत के अंदर भारत की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों, विस्तृत भौगोलिक स्थितियों, धर्म, जाति, क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए जहां एक और संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करना उचित था, साथ ही साथ भारत के संविधान निर्माता इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि इतिहास के इस अध्ययन से उन्होंने सबक लिया था कि जब जब भारत के अंदर सुदृढ़ केंद्रीय सरकार रही है तब तक भारत की एकता और अखंडता सुरक्षित रही है। अतः भारत के संविधान निर्माता केंद्र सरकार को बहुत अधिक मजबूत या उसको बहुत ताकतवर बनाना चाहते थे। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करने के साथ ही उन्होंने एकात्मकता को बल प्रदान करने वाले तत्वों का भी संविधान के अंदर समावेश किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा की गई है। ये वो तत्व हैं जैसे उदाहरण स्वरूप इकहरी नागरिकता।
भारत के अंदर केवल एकहरी नागरिकता यानी केवल भारत की नागरिकता ही भारत के नागरिकों को प्रदान की गई है। यहाँ पर राज्य की नागरिकता या कैंटन की नागरिकता इस तरह की परिकल्पना का समावेश संविधान के अंदर नहीं किया गया है। हमारी न्यायपालिका एक एकहरी है, यानी एक पिरामिड के रूप में सबसे नीचे जिला न्यायालय, उसके ऊपर उच्च न्यायालय और उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय की एक एकहरी या एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा केंद्र की मजबूती के लिए अखिल भारतीय सेवाएं यथा आईएएस और आईपीएस की व्यवस्थाएं भी संविधान के अंतर्गत कर दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था भी राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्यों के अंदर कार्य करता है और उसकी नियुक्ति और उसको प्रच्युत करने का अधिकार केंद्र सरकार ने या संविधान ने राष्ट्रपति को दिया गया है। संसद द्वारा राज्यों के नाम में, क्षेत्र में और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति जो है वो भारत का संविधान संसद को प्रदान करता है। इसलिए भी भारत की सरकार के अंदर या भारत के संविधान के अंदर केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसके साथ ही संकट काल के अंदर अनुच्छेद 352, 356 और 360 के लागू होने पर संघात्मक शासन व्यवस्था पूरी तरह से एकात्मक शासन व्यवस्था में बदल जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माता संघात्मक शासन व्यवस्था की अनिवार्यता के साथ ही साथ इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थी कि भारत के अंदर एक केंद्रीय मजबूत सरकार की आवश्यकता है। इसलिए एकात्मकता को बढ़ावा देने वाले तत्वों का भी भारत के संविधान के अंदर समावेश किया गया है। अगली विशेषता के रूप में हम देखें तो हमारे सामने आते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की है। मौलिक अधिकारों का अगर संक्षेप में तात्पर्य देखा जाए तो वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकारों की मोटे रूप से अपन देखें तो वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनका संविधान के अंदर उल्लेख कर दिया गया है, और तीसरा उनका उल्लंघन होने की स्थिति में व्यक्ति राज्य या व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में जाकर शरण प्राप्त कर सकता है। इन तीन विशेषताओं को लेकर जो अधिकार होते हैं उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। भारत के संविधान के अंदर एक पूरा 22 भागों में से एक पूरा भाग 3 जो है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान के अंदर भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। नंबर 1 समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अंदर अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के अंदर किया गया है। तीसरा जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अंदर अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के मध्य किया गया है। तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक किया गया है। पांचवा जो मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है वह है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 के मध्य किया गया है। और छठा जो मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त था जो संपत्ति का अधिकार था, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 31 के अंदर किया गया था। वर्तमान में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति को का जो मौलिक अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया है। अब भारत के नागरिकों को संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। और सातवां जो मौलिक अधिकार था वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर किया गया है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में जिन 7 मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत के नागरिकों को प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का अधिकार भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार रूपों में अब प्राप्त नहीं है।
अब वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को केवल 6 मौलिक अधिकार ही प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की व्यवस्थाओं के संदर्भ में समय समय पर परिवर्तन भी होते रहे। उदाहरणार्थ अनुच्छेद 31 के बाद में एक नया अनुच्छेद 21 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का राज्य का दायित्व निश्चित किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न केवल भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, बल्कि मूल संविधान में न सही, बाद में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर मूल संविधान के अंदर एक नया भाग 4 अ जोड़ा गया, यानी 51 क के अंदर भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। मूल कर्तव्य जो थे वो भारत के संविधान में 10 थे, लेकिन वर्तमान में भारत के नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन वर्तमान संविधान के अंदर किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने भारतीय संविधान की विशेषताओं में केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी वाली विशेषताओं के बारे में अपन कल अगली कक्षा के अंदर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।